हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बातचीत करूंगा डीएसएसबी टीजीटी हिंदी के प्रश्न पत्र पर, जो कि पिछले साल 2018 में परीक्षा हुई थी। उसको आधार बनाकर हम देखेंगे कि किस तरीके से डीएसएसबी की परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, उसका नेचर कैसा होता है और किस पार्ट से ज़्यादातर सवाल आ रहे हैं। क्या केवल हिंदी साहित्य के इतिहास से सवाल पूछे जा रहे हैं, या फिर काव्य शास्त्र या पाश्चात्य काव्य शास्त्र या सामान्य हिंदी व्याकरण से सवाल आ रहे हैं। तो इसका हम मूल्यांकन करेंगे, समीक्षा करेंगे। उस आधार पर आगे जो भी प्रतियोगी छात्र तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी एक गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि जो पहला सवाल है वो किस एरिया से है। पहला सवाल है कि अ, प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही के नाम से लिखी गई थी, किसने लिखी थी। तो एक तरीके से ये आत्मकथा जीवनी से संबंधित प्रश्न आया हुआ है और इसमें इसका उत्तर दिया भी है, क्योंकि मैंने डीएसएसबी के साइट से ही इसको लिया है। तो इसका जो सही जवाब है आप देख लीजिए, अमृत राय। ठीक है, दूसरा जो सवाल है, मुँह मुँह कुहुक कुहुक कोयल कुहकी, इस पंक्ति में किस प्रकार के सौंदर्य की छटा देखी जा रही है। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी जा रही हैं और उन पंक्तियों का जो मेन थीम है उससे भी सवाल पूछा जा रहा है, तो इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा परीक्षा की तैयारी करते समय। अगला जो सवाल है कि मेरी यूरोप यात्रा वृत्त की रचना किसने की है। तो यात्रा वृत्तांत से भी प्रश्न आ रहे हैं, तो इसमें जो सही जवाब दिया है राहुल सकृत्या हैं। तो इस तरीके से जो हिंदी गद्य की अन्य विधाएं हैं उनसे भी ज़्यादातर सवाल पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि छायावाद के सबसे प्रमुख निबंधकार कौन है। छायावाद युग में कवियों को ज़्यादातर लोग ध्यान देते हैं, लेकिन यहाँ पर निबंधकार से सवाल पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। ध्यान रखिए, जो रामचंद्र शुक्ल का जो समय रहा है वो छायावादी युग के आसपास का रहा है। अगला प्रश्न है कि निराला जी ने किस भाषा की शब्दावली का प्रचुर प्रयोग किया है। ठीक है, तो एक तरीके से जो स्टैंडर्ड है प्रश्न पूछने का वो बहुत ही अच्छा है। गहराई से इसको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, इसका जो सही जवाब है वो है संस्कृत की तत्सम शब्दावलियों का। जैसे आप राम की शक्ति पूजा पढ़ेंगे तो ये बात और क्लियर हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई किस विधा की पुस्तक है। तो यहाँ राइटर का नाम नहीं पूछा है बल्कि विधा का नाम पूछा है, जो कि रिपोर्टाज है। तो अन्य गद्य विधाओं का काफ़ी रोल है डीएसएसबी के परीक्षा में, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर जो पंक्तियाँ पूछी जा रही हैं, यहाँ पर देखिए एक पंक्ति फिर से पूछी गई है, न वह अच्छा है न बुरा, न वह कोमल है न सख्त, वह है सिर्फ शुद्ध वक्त। किसने कहा था। तो ये है भवानी प्रसाद मिश्र। वैसे हमने प्रैक्टिस सेट में एक बार इस प्रश्न पर चर्चा की थी, और लेकिन परीक्षा का समय आ गया था एकदम नज़दीक, तो उसके पैटर्न उसकी प्रकृति के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, ताकि और क्लियरेंस हो। जो लोग परीक्षा को दे चुके होंगे उनके लिए तो सही होगा, लेकिन जो नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ये गाइडेंस मिलेगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी पंक्ति हरिवंश राय बच्चन जी की है। तो इसमें 4 तरीके की पंक्तियाँ दी हैं, उसमें जो सही जवाब है वो है, इस पार ये प्रिय मधु है तुम हो। ठीक है, अगला प्रश्न है कि केदारनाथ अग्रवाल की कौन सी प्रगतिशील कविता है। इसमें सही जवाब दिया हुआ है, आप लोग तुरंत इसको देख लीजिए। बाकी जहाँ भी डिफरेंट तरीके का सवाल पूछा जाएगा उस पर मैं इंडिकेट करूँगा। ठीक है, पहला अगला जो सवाल है कि डायरी के 2 रूप क्या क्या हैं। ठीक है, तो एक है व्यक्तिनिष्ठ और दूसरा है वस्तुनिष्ठ। तो विधाओं के अंदर से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, तो जब भी विधा पढ़िए तो केवल ऑब्जेक्टिव याद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि विधाओं की विशेषताओं को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन की भाषा क्या है। तो इसमें ऑप्शन के आधार पर खड़ी बोली है। इसके अलावा नागार्जुन मैथिली में भी लिखते हैं, तो उसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अगला प्रश्न है त्रिशंकु निबंध किसने लिखा है। त्रिशंकु निबंध किसने लिखा है, ऑप्शन दिया हुआ है अज्ञेय ने। अब पत्र पत्रिकाओं से संबंधित सवाल आ रहे हैं, जिस पर कि हमने विस्तार से वीडियो बनाया भी है, तो उसको आप एक बार देख सकते हैं जाकर। सन 1925 में कौन सी पत्रिका आरंभ हुई थी।
इन पत्रिकाओं का नाम दिया गया है और जो सही जवाब है वो है कल्याण। फिर से पत्र साहित्य से सवाल आ रहा है कि पत्र लिखते समय किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, या फिर इसमें लिखा है कि हिंदी का एक पत्र साहित्य है और 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें कि चिट्ठी पत्री का नाम दिया हुआ है और इसके जो लेखक हैं वो हैं अमृत राय। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जिंदगी मुस्कुराई किसका संस्मरण है। तो ये भी अन्य गद्य विधाओं से ये सवाल आ रहा है संस्मरण से, तो इसका जो सही जवाब है वो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। फिर से पंक्ति पूछी जा रही है कि कवि न होऊं नहीं चतुर कहाऊं मति अनुरूप राम गुण गाऊं। ये पंक्ति किसकी है। तो सही जवाब है तुलसीदास। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवादी कवि भावुकता के स्थान पर किसको स्वीकार करते हैं। ये एक प्रवृत्ति से संबंधित सवाल आ रहा है। ठीक है। अगर सभी कालखंडों की प्रवृत्तियां आप लोगों को पता रहेंगी तो इसको सही से हल कर लेंगे। तो भावुकता के स्थान पर किसको स्वीकार करते हैं, बौद्धिकता को। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा रेखा चित्र राम वृक्ष बेनीपुरी का है। तो यहाँ पर भी रेखा चित्र से संबंधित सवाल आ गया, माटी की मूर्तें। तो अभी तक जितना प्रश्न हमने हल किया उसमें पंक्तियाँ और विधाओं से ज़्यादातर सवाल पूछे गए हैं। अब व्याकरण से संबंधित सवाल आ गया कि मात्रिक छंदों में ही किसने समस्त काव्य की रचना की है। तो इसका सही जवाब है सुमित्रानंदन पंत। फिर से पंक्ति से सवाल आ गया कि मेरा क्षुद्र व्यक्तित्व रुद्ध है, सीमित है आटा दाल नमक के जुगाड़ में, इसके रचनाकार कौन है। तो सही जवाब है नागार्जुन। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त की पहली काव्य कृति जो 1967 में संवत 1967 में प्रकाशित हुई थी कौन सी है। तो सही जवाब है रंग में भंग। तो रचनाओं से संबंधित सवाल आ रहे हैं, उनके लेखकों के बारे में पूछा जा रहा है। अब देखिए भारतीय काव्य शास्त्र से सवाल आ गया कि भरत मुनि के कथनानुसार किस रस को अभिनय में दिखाना संभव नहीं है। तो वो है शांत रस। शांत रस को अभिनय में जब अभिनय करना, रंगमंच पे प्रस्तुत करना हुआ तो दिखाना संभव नहीं है, क्योंकि अगर शांत रस को दिखाएंगे तो लगेगा कि वहाँ पर वो शोक है या करुण रस का है, कोई शांत व्यक्ति है। ठीक है। कबीर के दूसरे गुरु कौन है। तो शेख तकी मीर। ठीक। तो ये जवाब है। फिर जैसी की भाषा और शैली क्या है। तो ठेठ अवधि दोहा चौपाई। रासो नाम किस शब्द से बना है। तो इसको लेकर काफ़ी विवाद है। तो इस ऑप्शंस में जो शब्द दिया गया है वो रसायन सही है। अगला प्रश्न है सुजान रस खान में किस विषय पर कवित्व सवैया लिखा गया है। अच्छा, कई बार देखने में आता है कि अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़ते हैं तो उसमें भी अप्रत्यक्षतः अलंकार, छंद, रस शामिल रहता है। ठीक है। और एक तो पार्टिकुलर काव्य शास्त्र में पढ़ना ही रहता है, लेकिन अप्रत्यक्षतः उसमें भी रहता है। तो कोई भी सब्जेक्ट एक दूसरे से अलग नहीं है बल्कि जुड़ा हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है, इसमें उपन्यास दिया हुआ है तो उनका उपन्यास है विवर्त। अगला प्रश्न इसमें है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की विद्वत्ता से प्रभावित होकर किसने उन्हें डिलीट की उपाधि दी। तो अब ये उपाधियों से संबंधित प्रश्न आ गया। लखनऊ विश्वविद्यालय ने उनको डिलीट की उपाधि दी थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी को। अगला प्रश्न है कि जब वल्लभाचार्य से सुर की भेंट हुई तब उन्होंने किस प्रकार के पद सुनाए थे। तो विनय संबंधी पदों को उन्होंने सुनाया था। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। तो कृतियाँ दी हुआ है 4 ठो, उसमें से कौन सा नहीं है। तो प्रेम पथिक। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना रामविलास शर्मा की है। अब ये आलोचना से संबंधित प्रश्न आ गया। इसमें सही जवाब है प्रगति और परंपरा, उनकी रचना है। क्वेश्चन नंबर अगला जो है इसमें बिहारी के दोहे पढ़ते ही महाराज की आंखें खुल गईं, वो महाराज कौन थे। ठीक है। तो एक तरीके से एक क्रिएटिव प्रश्न बनाने की कोशिश की गई है, या फिर ये भी पूछा जा सकता था कि बिहारी किसके दरबार में रहते थे। लेकिन यहाँ पर घटनाक्रम के आधार पर सवाल पूछा गया है कि उन्होंने कहा था नहीं पराग नहीं मधु मधु नहीं विकास यही काल। ठीक है। इस पंक्ति को सुनकर उन्होंने
अपनी आंखें खोल देती है। तो महाराज के बारे में सवाल पूछा गया था ये। फिर सवाल पूछा गया कि पद्मावत में किन तत्वों का प्रतिपादन किया गया है। अब पद्मावत के आधार पर बुद्धि, रागात्मक, कल्पना तत्व। ठीक है। केशव, किसने केशव को 21 ग्राम दान में दिए थे। तो इसमें देख रहे हैं आपको कुछ नए नए प्रश्न आ रहे हैं। अक्सर केशवदास की रचनाओं से संबंधित सवाल रहते हैं, लेकिन यहाँ पर बस पूछने का जो यहाँ पर इनका दृष्टिकोण है कि ये किस राजा के दरबार में रहा करते थे। तो राजा इंद्रजीत, ठीक है, उन्होंने इनको दान में ग्राम दिया था। अगला प्रश्न है कि मिथक के माध्यम से युग सत्य को सजीव साकार रूप में प्रस्तुत करने वाले कवि हैं। तो सही जवाब है धर्मवीर भारती। तो यहाँ पर कवियों की रचनाओं से संबंधित सवाल तो पूछे जा रहे हैं, बाकी उनकी कविताएं किससे प्रभावित रही हैं उससे भी सवाल पूछा जा रहा है। प्राकृतिक पेंगलम के संकलन करता है। तो इसका सही जवाब है लक्ष्मीधर। अब द्वितीय महायुद्ध के बाद अज्ञे ने अपना एक मासिक पत्र चलाया था, उसका क्या नाम है। सही जवाब है प्रतीक। तो पत्र पत्रिकाओं से संबंधित भी सवाल आ रहे हैं, और किन कारणों से और किस समय चलाया गया था। कोई भी चीज़ नई चीज़ चलाई गई थी, उससे जुड़ा हुआ सवाल भी लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। छायावादी कवि विश्व के संपूर्ण तत्वों में क्या देखते हैं। तो इसका सही जवाब है प्राणों की छाया। ऑप्शंस के आधार पर अब सवाल पूछा गया कि पृथ्वीराज रासों में प्रधान रस क्या है। तो आदिकाल वीरगाथा काल की रचना है, तो जाहिर सी बात है कि वीर रस होगा इसमें। अगला प्रश्न है कि नाभादास जी किस शाखा के प्रसिद्ध कवि हैं। तो नाभादास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। तो ये देख लीजिए कि प्रमुख कवियों का संबंध किस शाखा से है, खासतौर से भक्ति काल पढ़ते समय आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। भोजन नली का अन्य नाम क्या है। ठीक है, एक तरीके से ये पर्यायवाची टाइप का प्रश्न पूछा गया है। इसका सही जवाब है ग्रसिका। सामान्य हिंदी से भी सवाल आ रहे हैं। राज का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, इसका सही जवाब है धनद। जब 2015-16 में एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें इतना व्याकरण से संबंधित सवाल नहीं पूछे जा रहे थे, लेकिन अब इसके पैटर्न में और इसकी प्रकृति में कुछ बदलाव किया गया है। द्विजदेव की एक सरस रचना है श्रृंगार लतिका। दुनिया संज्ञा शब्द का विशेषण रूप है। तो अब यहाँ पर संज्ञा विशेषण इन सबसे संबंधित सवाल भी आ रहा है। इसका सही जवाब है दुनियावी। चांडाल चौकड़ी का अर्थ है। ठीक है, जैसे मुहावरा और लोकोक्तियों का अर्थ पूछा जाता है, वैसे इसमें पूछा जा रहा है कि चांडाल चौकड़ी का अर्थ क्या है। दुष्टों का समूह। अगला प्रश्न है प्रतिहार का अर्थ है द्वारपाल। ये सब सामान्य हिंदी के अंतर्गत आ रहा है। अब हिंदी साहित्य के इतिहास, भाषा विज्ञान, काव्यशास्त्र, इन सबको पढ़ने के अलावा सामान्य हिंदी का भी अध्ययन करके जाना पड़ेगा। व्यर्थ का संधि विच्छेद होगा विधन अर्थ। ठीक है, तो संधि से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इसको नोट करते जाइए। अगला सवाल पूछा गया है 12वीं और 13वीं शताब्दी के मध्य अब्दुल रमार की सुप्रसिद्ध रचना है, किससे संबंधित है ये। द्रविड़ों से। ठीक है। अगला प्रश्न है कि शुक्ल जी ने आदिकाल के 12 रचनाओं का अपने इतिहास में उल्लेख किया है। इनमें साहित्यिक 4 पुस्तकें हैं, किस भाषा में लिखी गई हैं। वो सब अपभ्रंश में। और जब मैं आदिकाल क्विक रिवीजन कैसे करें उसमें पूरा फार्मूला के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, तो आप जाकर एक बार ज़रूर देखिए। फिर से व्याकरण में सवाल आ गया कि हम सर्वनाम के बाद ही जोड़ने से क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया है, उसमें जो सही ऑप्शन है वो है हमी। सवाल है कि नमित निमित्त श्रुति समिन्नार्थक समभिन्नार्थक शब्द का अर्थ है। नमित निमित्त। ठीक है, तो 2 शब्द हैं, दोनों का अर्थ इसमें पूछा हुआ है। तो झुका हुआ और हेतु। ठीक है, नमित मतलब झुका हुआ और निमित्त मतलब हेतु। इसमें 2 शब्द का अर्थ पूछा गया है। अगला प्रश्न है पश्च स्वर, इसमें से कौन सा है। तो सही जवाब है ओ है। तो भाषा विज्ञान का सही अध्ययन कैसे करें
इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको ज़रूर जाकर आप देखिए, ताकि कुछ फार्मूला के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, तो उन फार्मूलाओं को देखें और परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादातर उसका यूज करें। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली को सम्मिलित किया जाता है। अब ये किस उपभाषा में सम्मिलित किया जाता है? 5 उपभाषाएँ हैं, तो उसमें खड़ी बोली जो है वो किसमें? पश्चिमी हिंदी में है, जबकि ये आंसर क्या है? गलत है। इसको बिहारी हिंदी में माना जा रहा है, लेकिन ये गलत है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली को सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है, तुव प्रताप सम सूर्य है, जस सम सोचत चंद। इसमें अलंकार है। अब देखिए, अलंकारों से भी संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रतीप अलंकार है, ठीक, जो कि उपमा अलंकार का उल्टा होता है। ये भी कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला जो है कि 12वीं तथा 13वीं के मध्य अब्दुल रहमान की सुप्रसिद्ध रचना है संदेश रासक। अगला प्रश्न है कि महापंडित राहुल जी ने आदिकाल का नामकरण किस नाम से किया था? तो सिद्ध सामंत काल। पृथ्वीराज रासो कितने पृष्ठों का ग्रंथ है? अभी तक पूछा जाता था कि उसमें कुल कितने समय हैं, ठीक है, प्रामाणिक है, अप्रामाणिक है, लेकिन यहाँ पर एक नया क्रिएटिव टाइप का प्रश्न पूछा गया है, कितने पृष्ठों का है। तो अब देख लीजिए, पृथ्वीराज रासो को देख लीजिए, रामचरितमानस को देख लीजिए, पद्मावत को देख लीजिए, इन सब के पृष्ठ को भी देख लीजिए। इस तरीके से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। इसमें जो सही जवाब दिया है वो है 2500। अब यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है। प्रायः पहले जब परीक्षा होती थी तो गद्यांश इत्यादि नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब यहाँ पर गद्यांश दिया गया है और उस गद्यांश को पढ़ना है और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ पर गद्यांश दिया कि घूम रहा है कैसा चक्र, वह नवनीत कहाँ जाता है, रह जाता है तक्र, पीछे पड़े हो इसमें जब तक, क्या अंतर आया है अब तक, सहे अंतोगत्वा कब तक हम इस गति वक्र, घूम रहा है कैसा चक्र। तो इसमें तक्र का अर्थ पूछा हुआ है, ठीक, जो ऊपर में तक्र आया था तो उसका अर्थ पूछा रहा है। तक्र माने होता है दही। अगला जो प्रश्न है, फिर से गद्यांश दिया हुआ है, वही प्रश्न दोहरा दिया गया है, लेकिन गद्यांश वही है, लेकिन प्रश्न अलग तरीके से पूछ लिया गया है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें आंसर मान रहा है शशि, लेकिन शशि तो गलत है, स्वर्णिम शब्द इसमें सही होगा, ठीक है। फिर उसी गद्यांश के आधार पर सवाल पूछा गया है, क्योंकि ये ऑनलाइन परीक्षा होती है तो पेज अलग अलग आ गया है, लेकिन गद्यांश वही है। वक्र का आशय क्या है? अब वक्र मतलब इसमें क्या है? वक्र मतलब यहाँ पर पद्यांश में वक्र का आशय जो ऑप्शन दिया है, तो इसके आधार पर गोलाकार इसका ऑप्शन सही होगा। लेकिन वक्र माने कई बार कुटिल भी होता है। इसमें कई ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, हमको लग रहा है कि वक्र का जो अर्थ होगा यहाँ पर कुटिल होगा। फिर से नया गद्यांश है, ठीक, गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मनोहरा देवी के कंठ तुलसीदास का छंद कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम सुनकर सूर्य कुमार के न होने जाने। इस तरीके से ये गद्यांश दिया हुआ है। मैं इसको धीरे धीरे क्रॉप कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसको देखिए और इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं टेलीग्राम चैनल में डाल भी दूंगा क्वेश्चन पेपर को। फिलहाल यहाँ पर मेरा उद्देश्य था कि आप लोगों को पता चले कि किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं DSSB में। तो गद्यांश दिया है, उसके आधार पर सूर्य कुमार ने छंद किसके कंठ से सुना था? तो मनोहरा देवी से, पहले ही पंक्ति में दिया गया था, ठीक है। फिर उसी गद्यांश के आधार पर दूसरा प्रश्न है कि सूर्य कुमार की आंखों ने देखा क्या? तो नया संसार। जब गद्यांश पढ़ेंगे तो पूरा आंसर आपको पता चल जाएगा। तो हर गद्यांश पे करीब 2 से 3 तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न गद्यांश के आधार पर है, सूर्य कुमार का संस्कार जाग उठने का कारण था तुलसीदास का छंद। एक तरीके से राम जो निराला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनसे जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है गद्यांश, ठीक है, क्योंकि उनकी पत्नी का नाम मनोहरा था और छंद तुलसीदास, ये सब इसमें आ रहा है बार बार। सूर्य कुमार को किस पर अभिमान था? जब पद्यांश पढ़ेंगे अपने सौंदर्य पर था उसको अभिमान। कई सवाल पूछ लिए गए हैं इस पैराग्राफ पे, तो ठीक है। अंतोगत्वा का अर्थ क्या है? अंतोगत्वा का अर्थ इसमें पूछा हुआ है, जो कि सही जवाब है इसमें अंततः, ठीक। अगला
प्रश्न एक फिर से गद्यांश पूछा गया है, तो पद्यांश पूछा गया है, तो गद्यांश और पद्यांश इनसे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये एक तरीके का नया पैटर्न है। तो आपको गद्यांश और पद्यांश जो भी मेन आपने अपने जीवन में पढ़ा होगा उनको ध्यान में रखिए और परीक्षा में हल करते समय आराम से गद्यांश को पढ़िए। तो गद्यांश ऊपर दिया गया था, उसमें सवाल पूछा इसमें कवि क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो गद्यांश के आधार पर इसका जो सही आंसर है वो है 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर जो अगला है कि वही पद्यांश पढ़िए और उसका अर्थ पूछा जा रहा है। कार्निश का अर्थ क्या है? कार्निश का अर्थ होता है छज्जा। फिर उसी पद्यांश के आधार पर जो है कि कवि किस सौंदर्य का अनुभव करता है? धूप का। ठीक, तो ये प्रश्न है उस पद्यांश के आधार पर ही है। सुंदर और आकर्षक क्या है? साहित्य और संगीत। पद्यांश में इसका जिक्र किया रहा होगा, तो प्रश्न पूछा गया है। फिर शीर्षक पूछ लिया गया कि पद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? धूप। यानी कि ये धूप नामक कोई कविता है जिसको कि हुबहू यहाँ पर उठा लिया गया है। अब शिक्षण, मूल्यांकन और परामर्श देने का कौशल। कई बार बच्चों के दिमाग में आता है कि शिक्षण अभिरुचि की तैयारी कैसे किया जाए, उसके लिए परेशान रहते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कितने प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर आ रहा है कि जो हाल के वर्षों में ATEM को STEM को विश्वविद्यालयों और वित्त पोषण एजेंसियों से बहुत महत्व मिला है, इसका क्या अर्थ है? ठीक है, तो आपको बताना है STEM का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, तो इसमें जो सही जवाब दिया है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और मैथमेटिक्स। ठीक है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो ये इसका मतलब है यहाँ पर। तो इस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षक को छात्रों को सूत्रों और समीकरणों को पढ़ाने और समझने में सहायता करना और प्रशिक्षण देना आवश्यक है? तो प्रश्न दिया हुआ है और ऑप्शन दिया हुआ है। तो अंग्रेजी, जीव विज्ञान, भूगोल, अंकशास्त्र। इसमें जो सही जवाब है वो है अंकशास्त्र। अगला प्रश्न जो है वो है कि छवियों और प्रतीकों के माध्यम से सीखना तकनीक रूप से किसके अधीन है? तो इसमें जो सही जवाब दिया हुआ है संवेदी रूप से सीखने से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गैर औपचारिक शिक्षा प्रणाली के कार्य में नहीं आता है? तो सही जवाब है समावेशी विद्यालय। अगला प्रश्न है कि शैक्षणिक सामग्री ज्ञान की परिभाषा क्या है? ठीक है, तो जो सही जवाब है विभिन्न शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप सामग्री और अध्यापन का मिश्रण। अगला प्रश्न है कि जब कलाकार अपने शरीर, चेहरे और उपस्थिति का माध्यम के रूप में उपयोग करता है तो यह कौन सा कला कहलाता है? तो हो गया प्रदर्शन कला। अगला प्रश्न है कि सही विकल्प चुनिए। मनोविज्ञान प्रयोगशाला में दृश्य उद्दीपनदर्शी का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। ध्यान अवधि। ठीक, इस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2005 में। अगला प्रश्न है कि समावेशी वातावरण स्थापित करने के लिए प्राथमिक कदम है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें सही है विविधता को अंगीकार करना। अगला प्रश्न है संबंध और लैंगिकता तथा गृह अर्थशास्त्र किस प्रकार के पाठ्यक्रम के उदाहरण हो सकते हैं? इसका सही जवाब है शून्य पाठ्यक्रम। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल पूछे गए हैं DSSB TGT के परीक्षाओं में। तो देख लेते हैं कि कितना टीचिंग से संबंधित हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से। बाकी जो 90 क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके हिंदी साहित्य के विषय से संबंधित रहेंगे। तो उम्मीद है कि आप सबको एक गाइडेंस मिला होगा और इसी के आधार पर आप तैयारी करेंगे। तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए